हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सिंथेसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक सिंथेसिस के मैंने पढ़ा दिए हैं और जिसकी आपको वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में, अगर आप ये जो सिंथेस है सिंथेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमारे अन्य जो वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड हमने ग्रामर से जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सेंटेंस हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर कर रखा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है और आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो आज हम सिंथेस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जो हम सिंपल सेंटेंस बनाना अभी सीख रहे हैं। और टॉपिक जो है हमारा चल रहा है, जो टॉपिक है उसका उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं और कैसे वो सिंपल सेंटेंस की प्रक्रिया होती है। ओके, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो हमारी पास विधियां हैं, वो हमारी छोटी और बड़ी मिलाकर 8 होती हैं, जिसमें से हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना वो हम आपको बता चुके हैं, और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना वो भी बता चुके हैं। इसके बाद हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी बता दिया है। और आज का जो ये आपका टॉपिक है वो है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेजिंग अपोजिशन। कहने का मतलब क्या है कि या तो नाउन या फिर फ्रेज, नाउन या फ्रेज को हम अपोजिशन या अपोजिशन में प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि कोई भी मेन हेडिंग हो उसके हर एक वर्ड को अच्छे से समझना, तब तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नाउन क्या होता है। तो हम सबसे पहले आपको नाउन बता दें। तो जैसा कि नाउन है, तो प्यारे बच्चों है, तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम महेश, जैसे किसी अपने कंट्री का नाम इंडिया, जैसे कि और हमारा पेन, टेम्पल, बुक आदि सारी चीजें ये हमारे कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व है। मतलब कहने का मतलब जैसे ही ना कोई वर्ड कहा जाए, कोई भी वर्ड को पुकारा जाए और उसका एक इमेज, उसकी जो इमेज है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं उसकी सामने आ जाए, अगर उसकी इमेज हमारे सामने बनती है तो इसका मतलब वो नाउन है। और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो जिनकी इमेज नहीं बनती लेकिन हमें वो फील होता है, तब भी वो नाउन है। ऐसा नहीं कि वो इमेज ना बने और हम वो दिखाई ना दे तो वो हमारे नाउन नहीं है, वो भी नाउन है क्योंकि उनको भी तो एक नाम दिया गया है, तो वो भी हमारे नाउन है। जैसे कि हमारा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हमें दिखाई देती है क्या? ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देती। वो तो ऑनेस्टी किसी ने हमारे सामने अच्छा कार्य किया, ईमानदारी का कार्य किया, तो हमें फील होता है अंदर से कि हाँ वो सामने वाला जो हमारे सामने जो उसने कार्य किया वो ऑनेस्टी किया। ठीक है, सॉरी इसे हॉनेस्टी नहीं ऑनेस्टी पढ़ते हैं। ओके, ये इसे ऑनेस्टी, जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी हमारा नाउन ही है। ऑनेस्टी हमारे नाउन की कैटेगरी में आता है, भले ही ये हमें दिखाई नहीं देता लेकिन ये एक प्रकार से हमारा नाउन ही है। क्यों? क्योंकि जब कोई कार्य हमारे साथ एक बड़ी ईमानदारी पूर्वक करता है तो हमें ये फील ही होता है, ना हमें दिखा वो व्यक्ति का कार्य करना दिखाई देता है, लेकिन जिस प्रकार से वो कर रहा होता है वो हमें तरीका समझ में आता है, लेकिन जो वो किया है उसको हम महसूस बस कर पाते हैं कि हाँ उसने हमारे साथ ईमानदारी के साथ कार्य किया है। इसी प्रकार से देखते हैं लव, किसी ने हमारे हम कोई हमसे बहुत प्रेम करता है तो हमें ये फील होता है, हमसे कोई नफरत करता है तो ये भी हमें फील ही होता है, नफरत भी हमें फील ही होता है। जैसे और भी बाकी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मित्रता, जैसे कि फ्रेंडशिप है और ये मित्रता भी हमें फील ही होती है। ओके, तो ये जितने भी हैं वो सब नाउन ही हैं। नाउन कोई नाम हो वो नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आइडिया मतलब विचार, भाव कैसा भी हो वो सब का अगर नाम है वो नाम होता ही है। ऐसा कैसे वो नाम होता ही है, तो वो सब हमारा नाउन ही है। ओके, तो बच्चों फ्रेज,
फ्रेज के बारे में हमें बहुत ही विशेष कर ध्यान देना कि फ्रेज होता क्या है। और फ्रेज जो है वो एक ऐसा शब्द होता है, मतलब शब्द क्या कह लें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। फ्रेज शब्दों का, फ्रेज को हिंदी में जैसा कि हम कहते हैं, इसे शब्दांश बोलते हैं। इसे हम शब्दांश बोलते हैं। ओके, मतलब शब्दों का अंश बोलते हैं, शब्दांश। तो जैसा कि ये जो वर्ड है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो ये जो फ्रेज है, हमने क्या कहा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब इंक्लूड नहीं है तो वो हमारा फ्रेज। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह है, लेकिन अगर उसमें सब्जेक्ट वर्ब अगर हो, मतलब इंक्लूड हो, तो फिर वो क्या होंगे, वो हमारे फिर क्लॉज होंगे। अभी हमारा उसका काम बिल्कुल नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा काम फ्रेज का है, तो अभी हम फ्रेज देखते हैं। ओके, तो फ्रेज, फ्रेज क्या है, जैसे कि शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसका अर्थ अधूरा ही हो, वो अर्थ पूर्ण ना निकले। जैसे कि इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, खेल के मैदान में, इन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे, जैसे कि ये है और ये है, इनमें किसी में भी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4, ओ सॉरी 1 2 3, प्लेग्राउंड एक वर्ड है, तो ये 3 वर्ड को मिलाकर हमारा एक वर्ड तैयार तो हुआ, एक आया तो है शब्द, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आए हैं। जैसे कि ये हमारा कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है, और जिसमें जैसे कि ये हमारे 5 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन 5 वर्ड हैं तो, लेकिन उसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। और यदि सब्जेक्ट वर्ब इंक्लूड नहीं है तो हमारा फ्रेज अर्थ देता है, नदी के किनारे दे रहा है अर्थ, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसे फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे शब्दों को आप अक्सर टेंस में या कहीं स्टोरी में आपने अवश्य देखा होगा। ओके, तो जो आप देखते हैं वही हमारा फ्रेज होता है। और ये भी फ्रेज हमारा किसी भी रूप में आ सकता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, किसी भी रूप में आ सकता है, वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो अब आगे देखते हैं, हमारा जो मेन जो है अपोजिशन, ये तो हमें बिल्कुल बहुत ही डीपली समझना है, क्योंकि हम इसी में नाउन और फ्रेज को हम अपोजिशन में ही रखने वाले हैं और सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो अपोजिशन हम देख रहे हैं, अपोजिशन, जो अपोजिशन होता है उसका हिंदी अर्थ कह सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है समकक्ष। समकक्ष, समकक्ष मतलब जो अपने साथ का ही हो, जो बराबरी का हो, उसे बोलते हैं समकक्ष। जो मतलब कि जैसा हम हैं और हमारे ही बराबर का कोई दूसरा भी हो, उसे बोलते हैं समकक्ष, मतलब अपोजिशन। तो अपोजिशन हमने जैसा कि कहा समकक्ष, बराबरी का, और इसे दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं साइड बाई साइड। साइड बाई साइड मतलब अगल बगल ही होना, बिल्कुल बराबर पे ही होना, कहीं इधर उधर नहीं होना। तो इसमें क्या है, अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है, बगल में ही रखा होना। तो हमें जो नाउन है या फ्रेज है उसे हमें बगल में ही रखना होता है, उसके बिल्कुल बराबरी में ही रखना होता है, उससे बिल्कुल दूर नहीं। जैसे कि हमारा कोई वर्ड है, बराबरी में ही रखना होता है। तो आइए देखते हैं, ये जो अपोजिशन होता है हमें इसे बिल्कुल बराबरी में ही रखना होता है, बिल्कुल बराबर से। ये, और वो भी ये जो अपोजिशन जो होता है ये हमारा कॉमा, कॉमा के द्वारा यहाँ पर बंद होता है।
जो अपोजिशन होता है वो दो कामा के बीच में रहता है। यहाँ कोई नाउन हो सकता है और यहाँ हमारा कोई आगे अगला वर्ड हो सकता है। ये तो फिर हमारा यहाँ नाउन और यहाँ नाउन, ये अपोजिशन के रूप में हो सकता है। ये तो फिर वो जो नाउन है, यहाँ पर हमारा जो अपोजिशन है वो हमारा फ्रेज के रूप में हो सकता है और ये हमारा वाक्य होगा। या तो हमारा यहाँ पर कोई फ्रेज हो सकता है और जो अपोजिशन है हम उसे नाउन के रूप में रख सकते हैं, तो भी ये हो सकता है। और या तो फिर हमारा ये भी फ्रेज और यहाँ पर जो अपोजिशन आएगा वो भी एक फ्रेज ही हो सकता है। तो हमारा ये जो वर्ड है ये हमारा अपोजिशन का ही है। जो अपोजिशन है वो हमारा हमेशा दो कामा के अंदर ही रहेगा। और यदि वाक्य में नाउन हमारा यहाँ पर रखा है और वो जो बात अगली बताई गई है तो वो हम अपोजिशन वो पीछे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि नाउन, जो भी नाउन है या कोई भी वर्ड है, बराबरी के अगर हैं, जिसको देखने से हमें एक ही दो अलग अलग नाउन या दो अलग अलग फ्रेज मिल करके केवल एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन दोनों को हम एक साथ रखते हैं, मतलब अपोजिशन के रूप में रखते हैं। ओके, जैसे कि हमारा अपोजिशन है जिसे हम हिंदी में समकक्ष कहते हैं और दूसरे इंग्लिश के वर्ड में हम कह सकते हैं साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब अगल बगल ही होना। समकक्ष जो बराबरी का है, जो एक ही जैसा है, उसे अपने पास ही रखना, तो अपोजिशन होता है। और हमेशा जो अपोजिशन होता है वो हमेशा दो कामा से बंद रहता है, दो कामा के अंदर ही क्लोज रहता है। और यदि ये अपोजिशन जरूरी नहीं कि ये आगे ही हो, ये सब्जेक्ट के स्थान पर ही हो, कभी कभी ये अपोजिशन बाद में भी होता है। और यदि ये बाद में होगा तो फिर पहले तो कामा लगेगा लेकिन बाद में फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है, बाद में फिर कामा का प्रयोग नहीं होता। क्योंकि आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं एक कामा भी लगाएं और फुल स्टॉप भी लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर अपोजिशन हमारा लास्ट में है तो फिर वो ओनली फुल स्टॉप का ही प्रयोग होगा। और यदि वो पहले ही है तब फिर आगे भी कामा और पीछे भी कामा। अब क्या है, अपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे, कब करेंगे? तो क्या है कि हो सकता है कि दो नाउन हो, जैसे कि हम कह दें जैसे कि ये हमारे दो नाउन हैं, नेहरू जी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब ये हमारे दो नाउन हैं, तो इन दोनों, ये भी नाउन, ये एक पद का नाम है और ये एक व्यक्ति का नाम है, तो दोनों नाउन ही नाउन हुए, ये दोनों ही नाउन है। तो हमें क्या करना है कि एक हमने इस यहाँ पर रखा और एक को हमने कर दिया अपोजिशन में, ये हमने अपोजिशन में रख दिया। और एक एक को हम यहाँ पर रखेंगे और दूसरा जो हमारा वर्ड है, क्योंकि ये दोनों ही, चाहे वो नेहरू जी हैं चाहे वो हमारे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोला जाए या नेहरू जी बोला जाए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और हमें जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है तब भी नेहरू जी की याद आती है, और नेहरू जी जब बोलते हैं तो नेहरू जी तो याद आते ही हैं। तो ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही व्यक्ति एक ही हैं। तो हमें करना क्या है कि एक को हमने नाउन के रूप में रख दिया और दूसरा जो है वो हमने उसके बाद रख दिया, और जो बाद में हमने रखा ना तो कामा लगाकर
एक नाउन के बाद हमने कामा लगाया, फिर इसके बाद में हमने दूसरे वर्ड को रखा और फिर इसके बाद फिर हमने कामा लगाकर अगले सेंटेंस को, यहाँ अगला सेंटेंस होगा, अगले सेंटेंस को रख दिया। तो ये जो वर्ड जो रखा, जो ये हमारे बाद में रख रहे हैं, इन नाउन इन वर्ड के बाद में जो रख रहे हैं, ये हमारे अपोजिशन ही हैं। हमने यहाँ पर बताने के लिए बॉक्स कर दिया है, जबकि ये बॉक्स होता नहीं है, इसे बॉक्स नहीं रखेंगे, ये खाली ऐसा ही होंगे। नाउन जो होगा हमारा यहाँ पर होगा, दो कॉमा से क्लोज होगा। इसी प्रकार से हो सकता है अगर यहाँ पर हम कर देते ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, तो कुछ ये यहाँ पर हमारा ये जो फ्रेज है वो हमारा ना नेहरू जी तो यहाँ पर आ जाते, लेकिन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हमारा यहाँ पर आता और ये भी हमारा दो कॉमा से ही क्लोज होता। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज जो है ये हमारा यहाँ पर होता, तब अब हमारा ये फ्रेज है। ओके, यहाँ पर ये हमारा नाउन है। नाउन कब था? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक। ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया वो अलग चीज हो गई। यहाँ पर दो वर्ड आ गए ना, द फर्स्ट, ये एक ये पद का नाम और एक ये कंट्री का नाम, दो वर्ड मिलकर के एक प्रीपोजिशन से जुड़े हैं और ये शब्दों के समूह के रूप में अब सीधे ये क्या हो गए? फ्रेज हो गए। लेकिन जब ऑफ इंडिया नहीं था, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, केवल ये एक पद का नाम था, केवल एक नाम, तब ये हमारा केवल ये नाउन था, तब ये हमारा ये, तो चाहे वो नाउन रख रहा हो चाहे वो हमारा फ्रेज रख रहा हो, जो अपोजिशन में जो दो कामा के अंदर क्लोज होता है उसी को कहते हैं, अगर वो नाउन है तो इसे बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन अपोजिशन में है, नाउन जो है वो हमारा अपोजिशन में, अपोजिशन मतलब दो कामा के अंदर क्लोज होना, नाउन अपोजिशन में है। और यदि वो फ्रेज अगर हो रहा है तो इसे बोलेंगे फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। वही कहा, या तो नाउन को अपोजिशन में रखे या तो फ्रेज को अपोजिशन में। तो नाउन इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। हो सकता है पहले फ्रेज आए और फिर हमारा नाउन आए, ये तो दोनों ही फ्रेज आए, जैसे कि यहाँ पर दोनों ही नाउन आए थे। तो इस प्रकार से हम दो वाक्य जब आते हैं, उन दोनों वाक्यों में अगर एक नाउन आया है और उस नाउन को दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में फिर से दर्शाया गया है, तो हम उस दूसरे नाउन को पहले वाले नाउन के अपोजिशन में रख देते हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई नाउन पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में वो अपोजिशन के रूप में है, दूसरे शब्दों में लिखा है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के बाद उसी जो ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में रखा हुआ है उसी के तुरंत बाद हम उस अपोजिशन को रख देते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखकर समझते हैं और आगे समझते हैं कि क्या कैसे है। कि बच्चों हमारे सामने ये कुछ सेंटेंस हैं जिनको हम करके अभी सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, वो भी नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के तौर पर। तो देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस को करने से पहले आप सेंटेंस को पढ़िए और उसके मीनिंग को समझिए, क्योंकि 50% हमारा उस वाक्य को पढ़ने से ही हमारा वो सॉल्व हो जाता है, बाकी 50% आपके रूल पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है इंदिरा गांधी सपोर्टेड द केस ऑफ बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के मामले को सपोर्ट किया। सी वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत की प्रधानमंत्री थी। तो क्या इंदिरा गांधी एक नाउन है क्या? कोई नाउन, ये जो एक नाउन है इंदिरा गांधी, क्या इसी वाक्य में कोई ऐसा कोई और शब्द है क्या जो इंदिरा गांधी, जो हम ऐसा नाम ले जिससे हमें इंदिरा गांधी फिर से याद आए? बांग्लादेश ये कोई नाउन है क्या? इसको देखकर हमें इंदिरा गांधी याद आ रही क्या? नहीं, क्योंकि ये तो हमारा ये एक स्त्री है और कहाँ ये एक कंट्री का नाम है, तो ये और ये बिल्कुल मैच नहीं करते। और आगे देखते हैं, सी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो फिलहाल प्रोनाउन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एक नाउन है क्या? इसको देख करके इंदिरा गांधी की याद आ रही है क्या? वही प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रही है आपके चेहरे के सामने, तो क्या वो बन रहा? हाँ, इंदिरा गांधी ही तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। तो हमें क्या करना है, इसी को ही हमें अपोजिशन बना लेना है जिस नाउन के बारे में ये बात कह रहा है। तो इंदिरा गांधी, और अपोजिशन जब भी रखेंगे कॉमा के अंदर रखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, और जिसको भी अपोजिशन में रखेंगे उसके वर्ब को हम हटा देते हैं। कभी भी अपोजिशन के साथ में कोई वर्ब नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल स्मॉल का थोड़ा सा ध्यान दें,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमा फिर लगाएंगे क्योंकि ये अपोजिशन है, अपोजिशन बंद होगा। अगर बीच में आ रहा है, दोनों तरफ कॉमा लास्ट में आ रहा है, तो एक पहला ही कॉमा बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। और जैसा कि ये सी था, हमने सी इसलिए हटा दिया क्योंकि इंदिरा गांधी के लिए आया था और ये अपोजिशन के साथ ये प्रयोग नहीं होता। जब ये हटा तो ये भी हट जाएगा। और आगे देखते हैं, सपोर्टेड द केस ऑफ बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जब अपोजिशन इंदिरा गांधी के बारे में हमारी ये भी बात है और ये भी बात है, लेकिन हम अपोजिशन में हम इसी को ही रखेंगे, इसको हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस पे उनके द्वारा कार्य होने को दर्शाया गया है, जबकि इसमें उन्हीं को ही दर्शाया गया है। तो नाउन को ही दर्शाया जाए तब वो अपोजिशन में होता है, उस कार्य को दर्शाया नहीं जाता, कार्य को अलग ही रखते हैं। ओके, देखते हैं राणा प्रताप। अब क्या राणा प्रताप के बारे में इस वाक्य में यदि दूसरे वाक्य में कुछ देखकर याद आ रहा? क्या एक वाक्य हमारा ये है और एक वाक्य हमारा ये है। अच्छा, ये जो है, ये जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन हमारा किस रूप में है? क्योंकि ये हमारा एक पद का नाम है प्राइम मिनिस्टर और ये कंट्री का नाम है और एक ऑफ नामक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा नाउन नहीं है। नाउन जो होता है वो केवल एक वर्ड का मतलब एक ही नाम को दर्शाता है, जबकि ये दो दो नाम को दर्शा रहा है। तो वो हमारा अगर दो नाम या दो से अधिक नाम है तो वो हमारा नाउन नहीं, वो फ्रेज ही होगा। और ये हमारा फ्रेज है, ये इसे हम कहेंगे फ्रेज इन अपोजिशन। ओके, आगे देखते हैं राणा प्रताप, कम लगाएंगे। राणा प्रताप के बारे में एक बात ये है, अ ग्रेट वॉरियर, इसे हम हटाएंगे क्योंकि अपोजिशन में आ रहा। अपोजिशन में हमने बोला कि जो भी वर्ड अपोजिशन में आए उसके क्रिया को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ये ही हम रिमूव कर देंगे। रूल्ड ओवर मेवाड़, राणा प्रताप, कौन राणा प्रताप? अ ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा, इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। और ये जो हमारा ये जो है ये हमारा किस रूप में है? ये हमारा नाउन है। नाउन क्यों? क्योंकि ये एक वॉरियर, ये एक नाउन है, ये एक नाउन नहीं, ये एक एडजेक्टिव है, तो ये हम नाउन इन अपोजिशन कह सकते हैं इसे। अब नाउन इन अपोजिशन है ये। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां, कौन से शाहजहां? शाहजहां के बारे में क्या कुछ बात और बताई गई है क्या? यस, अ ग्रेट मुगल एम्परर, ये बात शाहजहां के बारे में। मुगल एम्परर कौन थे? एक ग्रेट मुगल शासक कौन थे? वो शाहजहां ही थे। तो हम इसके वाच को हटा देंगे और इसे अपोजिशन में रख देंगे, अ ग्रेट मुगल एम्परर, कॉमा लगाएंगे। यही हम हटाएंगे क्योंकि शाहजहां के लिए आया है, और रखेंगे बिल्ट द ताजमहल, कॉमा लगाएंगे क्योंकि ताजमहल के लिए ईट आया है, ईट हटाएंगे। और ये जो बात जो है, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन कंट्री, देश की सबसे सुंदर इमारत, सबसे सुंदर इमारत कौन है? क्या शाहजहां है या फिर ताजमहल है? अरे शाहजहां तो कोई व्यक्ति है, ताजमहल ही क्यों हुआ? तो हम ताजमहल के बाद में रख देंगे द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। क्लियर? आगे देखते हैं, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, ही वाज इन इटालियन। कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था, ही वाज इन इटालियन, वो एक इटालियन था, जैसे हम भारतीय हैं वो इटालियन था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। तो कोलंबस वाच को हटाएंगे, ये कोलंबस के बारे में है कि वो एक फेमस सेलर था। तो आ फेमस, ये जो इटालियन है, हम एक ये
इस इटालियन को उठाकर हम सेलर के पहले रख देंगे क्योंकि ये भी उसी की विशेषता ही है। अ फेमस इटालियन सेलर। इसमें हम एन को क्यों नहीं लाए, क्योंकि जो आर्टिकल होता है वो अपने से ठीक पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग ही होता है और सभी के साथ आर्टिकल नहीं होता, केवल एक ही आर्टिकल एक के साथ प्रयोग होता है। तो हमने इसीलिए आ का प्रयोग किया, एन का प्रयोग ये हटा दिया। अ फेमस इटालियन सेलर कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका। चाहे तो हम इस वाक्य को हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं। ये जो डिस्कवर्ड है हमारा, इस डिस्कवर्ड को हम चाहे तो एक नाउन के रूप में रख सकते हैं, और नाउन के रूप में जब रखेंगे तो कैसे करेंगे, कोलंबस इस वर्ब को हम नाउन बना लें, नाम बना दें, तो द डिस्कवरर। डिस्कवरर ये एक नाउन है, खोजकर्ता, और डिस्कवर्ड खोज किया, ये खोज किया, ये खोज करता, ये एक नाउन है। डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, कॉमा लगाएंगे। और जैसा हमने पहले किया था वाज, आप फेमस इटालियन सेलर, वो सब वैसा ही करेंगे। अब इसके साथ हम वाज ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ इस वर्ब को हमने बदल दिया नाउन में। अब ये वर्ब नहीं रहेगा क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ तो फाइनाइट वर्ब हमारी ये थी, इसीलिए हमने वाज को हटा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर हमने उसे नाउन से नाउन में बना लिया, तो हम इस वाज को लेंगे। वाज अ फेमस इटालियन सेलर। और इस प्रकार से ये हमारे सिंपल सेंटेंस बन गए, जिसमें से ये हमारे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में रखे हुए हैं। और इसमें से हमें फाइनाइट वर्ब का विशेषकर ध्यान देना है कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट वर्ब अगर आपको नहीं भी पता है तो हमने इस सिंथेसिस की जो शुरुआत के कुछ वीडियो बनाए हैं, पहले ये दूसरे, उसमें हमने आपको बताया भी है कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अगर आपको नहीं पता फिर भी हम आपको एक वर्ड में बता देते हैं कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है, चेंज हो जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब हमेशा टेंस बताने का कार्य करती है। तो हमें फाइनाइट वर्ब हमें एक ही होना चाहिए, एक से अधिक अगर वो हो गया तो सिंपल सेंटेंस वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, वो फिर हमारा कोई और ही सेंटेंस कहलाएगा, तो वो हमारा रॉन्ग है। सिंपल सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट होना बहुत आवश्यक है। ओके, तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से ये वीडियो आपने देखा होगा और आपको ये सारे सेंटेंस, ये विधि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और हम आपको अगले टॉपिक में इसके बाद फिर आपको मिलते हैं, और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी आपके पास जो नए नए वीडियो हैं वो आप तत्काल आप तक पहुंच सके। ओके, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं।